तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल पे कि सवाल है कि हमें गेट की तैयारी करनी है तो कब से शुरू करें। सबसे पहली बात है कि आपको गेट की तैयारी क्यों करनी है। यहाँ मैंने उठाया है एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल का एग्ज़ाम्पल उठाने का कारण ये है कि अगर गेट की बात करें तो गेट के अंदर जो ट्रेंड ऐसा देखने को मिला है कि सिविल और मैकेनिकल ये दो ब्रांच जो होते हैं, इनके करीब करीब 40% बच्चे होते हैं। मैं थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट में कर रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़ा इसी तरह कुछ होता है, 35% 40% के बीच में। कहने का मतलब है कि अगर 10 लाख बच्चे हम सोच रहे हैं कि अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें से करीब करीब 3.5 लाख बच्चे इस सिविल और मैकेनिकल के होते हैं। ये पिछले 4-5 सालों से 4 साल से इसका ट्रेंड देखने को मिला है। और अगर या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि गेट इज़ ऑल अबाउट मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, कि मतलब गेट की जो परीक्षा है वो दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक जिसमें मैकेनिकल के बच्चे उसमें अपीयर हो रहे हैं और जिसमें नॉन मैकेनिकल के। अब नॉन मैकेनिकल में सब कुछ है, मतलब इवन साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सब कुछ, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। कितना सही कितना गलत, दैट इज़ डिफरेंट इशू। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि बड़ा वर्ग है जो इसको दे रहा है, और ये वो वर्ग है बच्चों का, ये वो वर्ग है जो कि झेल रहा होता है कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम, मतलब तूफान को वो झेल रहा है। भाई जैसे ही उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग शुरू की तो समाज के लोग पूछते हैं कि अच्छा इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं मैकेनिकल में कर रहे हैं। तो कहते हैं अरे मैकेनिकल में क्यों कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में करो, उसका ज़माना है, उसका बूम है, ये है वो है, देखो फलाने में इतना पैसा मिलता है, यहाँ होता वो होता है। तो ये आपने, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आपने सुनना शुरू कर दिया होगा, नहीं सुने हो तो कोई ना कोई महापुरुष कभी न कभी आपसे मिलेगा जो आपको इस तरह की बात बताएगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो आज की डेट में मान रहा हूँ वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ उनको सुनना पड़ता है, और साथ ही साथ उनको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि असल में वही कोर बैच है। ये जो मैकेनिकल है यही तो कोर बैच है, ये इंजीनियरिंग का कोर, जो कोर इंजीनियरिंग कही जाती है वो है। तो ऐसे बच्चों के लिए गेट एक बड़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि उनको, क्योंकि उनको वहाँ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप चाहे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप, जाहिर सी बात है, अपनी पढ़ाई को आगे रख सकते हो, जारी एमटेक कर सकते हो, और आई वुड सजेस्ट कि आप एमटेक जरूर करिए। आज की डेट में हम ये कहेंगे बीटेक और एमटेक के बच्चों के लिए, मैकेनिकल और सिविल के बच्चों के लिए बीटेक एमटेक ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। दिस इज़ द कंप्लीट स्टडी। सिर्फ 4 साल की बीटेक करना ही नहीं है, बीटेक प्लस एमटेक। जैसे आज की डेट में एमबीबीएस इज़ नथिंग, एमबीबीएस प्लस एमडी इज़ कंप्लीट डॉक्टरेट डिग्री, ये हो चुका है। ऐसे ही आज की डेट में सिर्फ बीएससी इज़ नथिंग, बीएससी प्लस एमएससी इज़ समथिंग। इवन बेसिक साइंस में तो आपको पीएचडी तक भी जाना पड़ता है आगे हायर करियर प्रोस्पेक्ट के लिए। तो हर चीज़ समय के साथ डेवलप हुई है, बढ़ी है, एक्सटेंड हुई है। अब यहाँ पर आप समझो कि अगर हो सकता है आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हो जहाँ जो जो कि लोग जानते ना हो, और इस वजह से भी आपको काफ़ी कुछ हीन भावना से ग्रसित हो, तो आज एक ठान लो, कसम खा लो कि ठीक, मैं बीटेक तो जहाँ से मुझे मौका मिला मैं वहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन एमटेक मैं किसी ऐसी जगह से करूँगी जिसके बारे में सबको जानता हो। आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, वहाँ से मैं करूँगा। या बीटेक के बाद मैं किसी ऐसे पीएसयू में जाऊँगा जिसके बारे में सबको जानता, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे भेल हो, चाहे गेल हो, जो भी इस तरह का आपके फील्ड के साथ जुड़े हुए होंगे। तो ये आपको कमिटमेंट करना है। अब रही बात इसकी तैयारी कब से शुरू की जाए, तो बच्चों तैयारी तो आपकी शुरू हो जानी चाहिए। ये मकसद आपको मिल जाना चाहिए। अगर आप अभी तक लक्ष्य विहीन घूम रहे हैं, तो वो लक्ष्य विहीन घूमते घूमते अब अगर आपको मकसद ढूंढना है तो आपको ये मकसद मिल जाना चाहिए कि आपको अपने इस मैकेनिकल की बात करूं तो आपको गेट कंप्लीट करना, गेट क्रैक करना, नॉट इवन गेट क्रैक करना है, 100 के अंदर की रैंक लेकर के आनी है। थोड़ा सा अभी चूंकि आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं आपको ये रैंक दे रहा हूँ। ये कोई छोटी मोटी रैंक नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक है, बड़ी ही टफ रैंक है, 100 आना, बट स्टिल धीरे धीरे जब तैयारी के आगे चरणों में आप जाएंगे तो इसको हम नैरो डाउन करेंगे, 50 तक जाएंगे। हमें अपने प्रयास यहाँ तक के लिए करना है और अपना बेस्ट यहाँ तक करना है।
तब जा करके आप किसी एक कॉन्फिडेंट अपने अंदर महसूस करो, कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। आप जरा देखो, अगर बेसिक बहुत सारे चैनल हैं, आप यूट्यूब पे देख लो, चाहे वो फिजिक्स वाला का हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, अन अकेडमी बताया गया है, इवन बाईजू पे भी बहुत अच्छे तरीके से लोग बता रहे हैं। कम से कम स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि भैया क्या होता है, कैसे सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर एक तो जनरल अवेयरनेस का होता है, जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है वो 15 नंबर का होता है, वो हो चुका है। इसके अब आपका आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कोर सब्जेक्ट है, ये मिला करके जो होता है वो कितने नंबर का आता है? करीब 85 नंबर का आता है। 85 नंबर का आप कह लो ये आता है। तो 85 नंबर में आपका जो कोर पूछा जा रहा है मैकेनिकल है तो वो, और प्लस मैथमेटिक्स है आपका जो आ रहा है। जरा मैथ को देखो, लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं ना, जनरल अवेयरनेस जो इससे पहले का है 100 नंबर के पेपर में, जो 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, उसको कह रहे हैं हम तो इंजीनियर, हम तो कर ही ले जाएंगे, बस वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। ये 15 नंबर तो आपको, आप समझ लो इस 15 नंबर का 70 से 80% तो आपको लेना, ये तो आपकी रैंक बूस्ट करने वाली चीज़ है। आपको 15, आपको समझ लीजिए 15 में से 10 नंबर तो मतलब 10 क्या, मैं थोड़ा कम कह रहा हूँ, 11 नंबर तो लाने ही लाने हैं। उसके बाद जो मैथ है, मैथ में बच्चों आप, ये मैथ आप बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हो। बीटेक सेमेस्टर पढ़ा आपने, कैलकुलस पढ़ा, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, M2 पढ़ा होगा, इसको M2 पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स M2 पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स आई थिंक M3 में होता है, कुछ जगहों पे M3 है, M4 जो भी आप क्या हो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है। न्यूमेरिकल मेथड ऐसी चीज़ है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, या हो सकता है किसी जगह पर आपको पढ़ाई जाए, कहीं ना कहीं आपके साथ ये आएगी, नहीं आएगी तो खुद भी पढ़ लेना। लीनियर अलजेब्रा में जैसे ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशंस है, आइगन वैल्यू इक्वेशंस है, ये M1 में होता है। तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में M1 मैथमेटिक्स 1 में आप ये पढ़ते हो, कैलकुलस भी आप मैथमेटिक्स 1 में पढ़ते हो, ये सब मैक्सिमा, मिनिमा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, वेक्टर कैलकुलस, ये सब M1 में है। M1 में नहीं तो कहीं M2 में होगा। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में जितनी मैथ, बीटेक फर्स्ट ईयर में जितनी मैथ आपने पढ़ रखी है, चाहे M1 हो चाहे M2 हो, उसको उसमें से आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो यहाँ से भी आप जो, अब यहाँ कितने नंबर होगा, यहाँ जो 13 नंबर का क्वेश्चन होगा, इस 13 नंबर के मैथमेटिक्स में से आप 10 नंबर ला सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आपने 11 नंबर जनरल अवेयरनेस से ले लिया और 10 नंबर आपने यहाँ से ले लिया, तो 21 नंबर आप पा गए हो यहाँ से। ठीक है। अब आपके सामने 72 नंबर हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट के हैं। तो बाकी के जो 28 नंबर हैं, 28 में से आपने 21 या 20 तक का टारगेट रखो, लेके आना है। ये इसलिए टारगेट आपको असंभव नहीं लगना चाहिए क्योंकि आज अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हो, और हम थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से देख रहे हैं। अभी अभी आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर और अपना सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट किया है या करने वाले हो, तो आपके पास थर्ड सेमेस्टर है। कोई बात नहीं, आपके कहीं बैक आए हैं, आप कमज़ोर रहे हो, आप पास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, बट आगे से चीज़ें खराब नहीं करनी है। तो थर्ड सेमेस्टर में हो आपके पास, तो आपके पास फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, आपके पास 5 सेमेस्टर्स हैं। और आपको ये 5 सेमेस्टर अपनी जान लगा देनी है, ताकि जैसे ही आप बीटेक करके निकलो, आप अपियरिंग में ही एक अच्छी रैंक के साथ गेट क्रैक कर दो, और 25 साल से पहले आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर लो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं पहुंचा दो। मुश्किल क्या होता है? मुश्किल मेहनत करना नहीं होता, मुश्किल होता है खुद को मेहनत करने के लिए तैयार करना। बड़ी अड़चने आती हैं, हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। वो आपको ढकेल रहा है, ये उसकी शत्रुता वाला भाव है, वो आपको लगाए रखे लक्ष्य के प्रति, ये उसके मित्रता वाला भाव है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इनकी जम के तैयारी करो। और ऐसा नहीं इसलिए हमको कहीं कोचिंग करनी, कुछ नहीं करना, नथिंग नथिंग, डोंट डोंट डोंट, कुछ नहीं करना है। आज इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, आज यूट्यूब अपने आप में इतना सशक्त हो चुका है कि वो आपको सब कुछ दे सकता है। आप बस सही से चीज़ को क्या समझना है वो ढूंढ करके रखो। अब सारा खेल आपके पाले में है। यूट्यूब हो गया, नेट हो गया, ये आज की डेट में बहुत कुछ है। आप NPTEL पे चले जाओ, NPTEL वाले भी गेट की तैयारी करा रहे हैं, वहाँ इतने अच्छे प्रोफेसर्स के लेक्चर्स पढ़े हैं। ठीक है, भाषा का दिक्कत है वो तो होगा ही, किताबों के साथ आप रहो, नोट्स ले रहे हो, टॉपर्स के नोट ले रहे हो, किसी की स्टडी मटेरियल ले रहे हो, मेडिजी ले रहे हो, ये वो ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? किताबों को क्यों नहीं पढ़ रहे हो? देखो, शॉर्टकट कहीं नहीं होता, शॉर्टकट होना एक भ्रम है।
कोई कहे कि इसका शॉर्टकट होता है, नहीं, वो उसके पीछे उसकी अपनी अलग मंशा है। अगर जैसे अगर कोई कह रहा है ना, जैसे दुकान पे आप जाते हो, कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं सर ये फैशन में नहीं, ये क्या आप क्या ये आपने कोई कपड़ा कहा नहीं नहीं फैशन में नहीं, फैशन में नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, उसने आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मार्केटिंग इज बिग इशू है दुनिया का। मार्केटिंग में आप मत फंसिएगा। जस्ट गेट बुक्स। आप अच्छी किताबें लिखिए। सर कौन सी अच्छी किताबें हैं? जस्ट टॉक टू योर प्रोफेसर। अपने सर से बात करो, आपके जो पढ़ा रहे हैं उनसे बात करो कि सर प्लीज सजेस्ट मी अ गुड बुक, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन। आप थर्ड सेमेस्टर में जब बच्चा किसी टीचर से कहता है कि सर आई वांट टू डू दिस, तो अप्रिशिएट किया जाता है। एज अ टीचर हम कहते रहे वाह, तुमको मालूम चल गया तुम्हें क्या करना है। इस हल्की उम्र में और इतने ज़्यादा तमाम तरह के प्रलोभनों के बीच में अगर कोई बच्चा आके कहता है कि सर आई वांट टू डू गेट, प्लीज टेल मी द राइट पाथ, दिस इज़ अ वेरी अप्रिसिएबल मूव। और मोटे तौर पे मुझे लगता है सभी टीचर्स इसको अप्रिशिएट करते होंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ वीडियो के थ्रू बात कर सकते हैं या कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। मेल आईडी में शेयर मैं कर देता हूँ, आप उसके थ्रू बात कर सकते हैं। तो करना अगर आपके पास है तो कायनात आपके लिए इंतजाम कर देगी, उसकी आप चिंता मत करो। नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो हमेशा सपोर्ट करती है सबका। जिसको अपना लक्ष्य मिल गया उसको उसके लक्ष्य की तरफ सपोर्ट करती है। चलो ठीक है, आगे आ गया। अब देखो, अब आते हैं, खेल शुरू होता है। अब आपके पास सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 जो होता है, इसका नाम दिया गया है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन। अगर मैं कहूँ तो ये कोर सब्जेक्ट 3 पोर्शन बटा है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। और आप कह सकते हो कि 33% वेटेज इसका है। मतलब कोर को अगर हम 100% कहें, आपके कोर के अंदर 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 2 जो है, ये है कोर का पहला सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 कोर का दूसरा सेक्शन। सेक्शन नंबर 3 पहला सेक्शन तो मैथ है। तो 33% इसका वेटेज है। मतलब अगर 72 कह लें तो 72 के 33% आप कह लो 24 नंबर का यहाँ पर आपका वेटेज है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे आने वाले समय में, या कोई 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा होगा, वो डिफरेंट है। SES के हिसाब से आपके पास है। कुछ लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ते हैं, कुछ लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ते हैं। ये भी 3rd या 4th में आपको मिलता है। कहीं कहीं हो सकता है 5th में चला गया हो, बट नॉट मोर देन दैट। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके 4th सेमेस्टर से है, 3rd सेमेस्टर में है। उसके बाद एक होता है पेपर थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन जो होता है वो भी 3rd 4th में होता है। आप देख लीजिएगा, इसके आगे नहीं जाता है। मैकेनिकल वाइब्रेशंस, ये एक चैप्टर है, ये शायद 5th सेमेस्टर में कुछ जगहों पे होता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ SES में अंतर है। और मशीन डिजाइन भी 3rd 4th में ही, आप 4th में आई थिंक 5th में मोस्टली जाता है। ये है, अगेन अपने SES के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है जब आप सेकेंड ईयर कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हो, आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हो, वाइब्रेशंस पढ़ रहे हो, मशीन डिजाइन पढ़ रहे हो। कोर क्या है, इनमें से क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये इस कोर का कोर है। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कोर है, उसका ये सबसे कोर वाला टॉपिक है। मैकेनिक्स आपने सीख ली तो आपने एक तरह से एनालिटिकल एबिलिटी आपके पास आ गई, चीज़ों को मैथमेटिकल देखने का तरीका आ गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपने मटेरियल के बारे में सीख लिया, मटेरियल की स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी मेनली होता है, ये सीख लिया है। और तमाम तरह की स्टेबिलिटीज़ आपने उसके साथ जुड़ी हुई सीख ली है, किस तरह से टेस्टिंग टेक्निक्स आपने सीख ली हैं, तो ये भी कोर है। ये सब चीज़ें क्या होती है ना, आगे आने वाले जो और सब्जेक्ट उनको सपोर्ट करती है। तो आपको अपनी पूरी क्षमता लगा देनी है इनको सीखने में। और देखो, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, आपको पूरी तरह से पढ़ना है। आपको जो टेक्स्ट बुक आप यूज करो, उस टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन, बुक की एक एक लाइन आपके पेंसिल से मार्क होनी चाहिए। आपके बुक के हर पेज पर जिसको पढ़ चुके हो उस पर टिक लगा होना चाहिए। ऐसे मार्क्स होने चाहिए जो आपको इस बात का एहसास दिलाए कि आपने कंप्लीट कर लिया। या फिर आप जिस डेट को कंप्लीट करो, एक छोटा सा पेंसिल से आपने उस बुक के ऊपर लिख दिया। आज जो अगर अगर हम फॉरनर बुक की बात देखें तो जो बाहर किताबें होती हैं उसमें पैराग्राफ इतना लिखा होता है, बाकी जगह इतनी छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? वो आपके लिए छोटी है। कॉपी पर, बुक पर लिखना बुक खराब करना नहीं होता, ठीक है? आप उसको पेंसिल से लिखिए ना। बुक आपकी पर्सनल है, बुक आपकी पर्सनल है, तो आप उस पर पेंसिल से लिखिए।
पेंसिल से आप वहाँ रिमार्क कर दीजिए, उनको बॉक्स में कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसमें पेन चलाएं, ठीक है, पेन से हो सकता है गंदा लगता हो, मुझे भी लगता है, बट पेंसिल का यूज करिए आप, सो दैट आप उसको मॉडिफाई कर सकें। जैसे आपने पहली रीडिंग की, सपोज आपके पास बुक है, बुक का यह मार्जिन है, आपने पहली रीडिंग की तो आपने लिख दिया 13 जुलाई 2023 को मैंने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अगली ड्यू डेट 5 दिन 10 दिन के बाद कर दीजिए। फिर अगली बार जब दोबारा पढ़िए तो आप लिखिए इसमें अगली डेट डाल दीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे डेटें डाल दो, सो दैट आपको मालूम है मैंने कितनी बार इसको रिवाइज किया। जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हो क्वेश्चन वहाँ लिख दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो लिख दीजिए। मेक योर बुक, मतलब आप उसको पूरा एग्जॉस्टिव उसको आपको करना है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, एक एक एग्जाम्पल, जिस भी किताब को आप यूज करो उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक लाइन अंडरलाइन होनी चाहिए। और आपको ये रखना है कि आप जब तक कोई चीज़ समझ नहीं जाओगे अंडरलाइन नहीं करोगे। यू हैव टू, मतलब इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना करे नहीं होगा। देखो हर व्यक्ति को जीवन में एक बार इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि जब उसको खुद विश्वास ना हो आगे जाकर के उसने इतनी मेहनत कर कैसे ली। ये सबको करना होता है अगर आपको अपने लोगों का पेट पालना है तो ये आपको करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को आपको अच्छे से तैयार करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ से ये जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है इसको आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। तो सेक्शन नंबर 2 में अभी सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए टारगेट रखिए कि आपको गेट के पर्सपेक्टिव से, अभी मैं बात करूँगा गेट का पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है। गेट के पर्सपेक्टिव से आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और वाइब्रेशन, इनको जितना बेस्ट हो सके अंडरलाइन वाले प्रोसेस से आपको गुजर देना है। 3 किताबें आपको कम से कम खरीदनी है। लाइब्रेरी से खरीद के वापस नहीं करनी, किताबें आपको खरीदनी है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कोई किताब है, अच्छी किताब है, फॉरेन ऑथर किताब है, 1200 की है, तो खरीदो बेटा, इन्वेस्ट करो, 4 चीज़ें कम बचाओ, 4 चीज़ें कम खर्च करो, रिचार्ज जो भी है कुछ कुछ करो, कुछ कम करो, जीन्स सस्ती पहनो, टी शर्ट सस्ता पहनो, मोमोज खाना छोड़ दो, पिज़्ज़ा खाना छोड़ दो, फिल्म देखना छोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन अगर वो 1100 की किताब अच्छी किताब है तो खरीदना ज़रूरी है, उसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ भी छोड़ दो, किताब जरूर अच्छी खरीदो। ठीक, कपड़े में देखने तुम्हारे पास कपड़ा, ठीक है, तुम्हारे पूरे पैंट शर्ट मिला करके 1000 के अंदर के हो, लेकिन हाथ में किताब अगर वो आपकी है, वो वैल्यूबल किताब है, तो वो आपको खरीदनी है, उस पर इन्वेस्ट करना, खर्चा बेफजूल खर्चा नहीं, इन्वेस्ट करना है। तो वो आपको रिफंड देंगे। 1200 की किताब आपको एक दिन कहाँ पहुँचा देगी आप भी नहीं सोच सकते हो। तो ऑलवेज स्पेंड इन द गुड बुक्स, जरूर ही है। अपने आय का एक पैसा हमेशा खर्च करो। ओके, नाउ द कोर का सेक्शन नंबर 2 है, जो कि यहाँ मैथमेटिकल का सेक्शन नंबर 3 है। यहाँ देखो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंस है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जान है। आप इसको अगर इसके आप मास्टर हो ना तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हो। फ्लूइड मैकेनिक्स 3rd या 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। हीट एंड ट्रांसफर 4th या 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, बल्कि आप जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है वो 4th सेमेस्टर में पढ़ते हो। अब चूंकि मैं AKTU, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मौलाना अब्दुल कलाम विश्वेश्वरैया, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इस तरह से कहीं 4th में, कहीं 5th में, कहीं 3rd में इस तरह से है। तो आप अपने SES में देख लीजिएगा। जरूरी क्या है, इनको तो छोड़ना नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स कहेंगे बड़ा डिफिकल्ट होता है, अरे डिफिकल्ट में ही तो मज़ा है, आसान करने के लिए तो हम आए ही नहीं हैं, है ना। ये रखो ना कि हम तो आसान काम तो, आई डोंट लाइक आसान काम, यही तो है हमारा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी, बहुत अच्छे से तैयार करनी है। प्रोफेसर SK सोम जो अब दुनिया में नहीं है, उनके NPTEL पे लेक्चर है, अंग्रेजी में लेक्चर है। अगर कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनकी किताब SK सोम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की बहुत अच्छी किताब है, लेकिन डिफ़िकल्ट किताब है। आपके मतलब समझ लीजिए दिमाग की ग्रंथियों में हिरकन आ जाती है जब आप उसको पढ़ते हो। चैलेंजिंग बुक है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। और हीट एंड मास ट्रांसफ़र की किताब है, इसको आपको ख़रीदना है, ये आपको पढ़ना है, जम के पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, चूँकि मैं एक फिजिक्स पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। तो पूरी फिलॉसफी है इसके अंदर,
और उसका एप्लीकेशन जब आप उसको पढ़ लोगे तो उसका एप्लीकेशन में भी आपको मज़ा आएगा। तो आपको क्या करना है, इस सेक्शन में कुछ भी नहीं छोड़ना। जैसे पिछली बार तो मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ भी दिया था, जैसे मशीन डिज़ाइन है और थ्योरी ऑफ मशीन है। ये आपको कब तैयार करना है, ये आपको अपने जब आप गेट बिल्कुल देने जा रहे होगे तब आप इसको तैयार करोगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो पेट से क्वेश्चन जो आते ही आते, कुछ मशीन के कुछ हिस्सा लगभग लगभग हर बार पूछते हैं, तो उस तरह से आपको तैयार करना है। लेकिन जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ उनकी एक एक चीज़, मतलब इनसे जुड़ी हुई जो बुक है ना वो अंडरलाइन होनी चाहिए। अब जैसे अब बहुत सारा यूट्यूब पे आता है कंटेंट की 6 महीने में तैयारी करो, बीटेक बर्बाद हो गया, 11 बेकार हो गया, तो ये सब बकवास है भैया। मार्केट आ गया है ना, अब आज के डेट में टीचर जो हो गया है वो हो गया है एक सेलर, और जो स्टूडेंट हो गया है वो हो गया है कंज्यूमर। तो हमारे भारत में जो स्टूडेंट गुरु शिष्य परंपरा थी उसमें बड़े बदलाव आ गए हैं अब आज की डेट में। पहले क्या होता था कि गुरु जब कोई सलाह देता था तो स्टूडेंट उस सलाह को ऐसे मानता था कि ठीक है, हम मतलब गुरु जी सलाह दे रहे हैं हमें। आज की डेट में एक संदेह की दृष्टि से है, अरे गुरु जी कुछ कह रहे हैं तो कुछ मतलब होगा इसके पीछे। और गुरु जी भी सोच रहे हैं कि ये बच्चा नहीं आ रहा, ये मेरा कंज्यूमर आ रहा है, इससे हमें कैसे सेल कन्वर्ट करनी है। तो चीज़ें एकदम से बदल गई हैं। और पता नहीं इसको क्या कहो, निगेटिव बदली पॉजिटिव बदली हैं। पॉजिटिव बात ये है कि भाई ठीक है, अब आज की डेट में हर टीचर अपनी एक्सपर्टीज़ को सेल करना चाह रहा है, यानी आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है। और आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। अगर सेल कर रहा है तो भाई मंडी में सब लोग उपलब्ध हैं, आप किसी से पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ क्या होता था, वो टीचर सिक्रेटिव था, जहाँ है अपनी उन्हीं की कुटिया में जाओ, उसे पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो आप नहीं एक्सेस कर पाते थे। पर ये जो मार्केट कल्चर आया है इससे हर कोई अपने आप को ओपन कर चुका, तो आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा ये है कि आप जज नहीं कर सकते हो हु इज़ गुड, हु इज़ बैड, हु इज़ सुटेबल फॉर यू, इज़ नॉट। क्योंकि हर कोई एक सेल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, हर कोई उस तरह से बात कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, पता नहीं। ये सब चीज़ें हैं, आ तो गई हैं मार्केट में, एक सेकंड थॉट चलता तो रहता है। तो इसलिए क्या करना है आपको, इन इन किताबों के साथ आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी, बहुत अच्छी तरह से करनी है। यूट्यूब को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर कोर के सेक्शन नंबर 3, और जो ओवरऑल सेक्शन नंबर 4 है, जिसमें कि हम बात करेंगे मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपने हायर सेमेस्टर में पढ़ते हो। हायर सेमेस्टर का मतलब है कि 2 3 4 5 6 7, 5 भी हटाओ, 6 7, 5 6 7 ऐसे पढ़ते हो इसके बारे में। इनमें से कुछ चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस भी होता है, कुछ आप प्रोजेक्ट भी करते हो, डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूशन किस तरह की फैसिलिटी दे रहा है। जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप करते हो तो कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें इंजीनियरिंग मटेरियल्स की आपके पास आ जाती हैं। उसके बाद फिर अब आप हार्ड कोर मैकेनिकल की बात करें, कास्टिंग क्या है, फॉर्मिंग क्या है, ज्वाइनिंग क्या है, वेल्डिंग, हॉट कोल्ड, ये सब चीज़ें हो गई है। फिर उसके बाद मशीनिंग टूल्स क्या है, मशीनिंग टूल के ऑपरेशंस कैसे होते हैं। उसके बाद फिर हम एक और जो जैसे कि हम एक्यूरेसी पैरामीटर वगैरह भी देखते हैं, तो मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन कैसे आप करते हो, उसके लिमिट क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं। फिर कैड कैम के बारे में आता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग है, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल है। ये सब चीज़ें क्या है, जो ऑपरेशन रिसर्च, ये सब धीरे धीरे आपको उस तरफ ले जा रही है। हाँ, ऑपरेशन रिसर्च एक बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पर, जिसको कि आप किसी भी स्टेज पे सीख सकते हो। ये जो क्यूइंग मॉडल और लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंपल मैट्रिक्स मेथड, ये सब चीज़ें जो आपको मैथमेटिक्स में कुछ कुछ उस तरह से दिखी थी, वैसा ही कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू गेट गुड मार्क्स, गुड स्कोर, गुड PSU और योर मास्टर कॉलेज, देन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। कहोगे सर किस दिन से हम तैयारी शुरू कर दें? आज, अभी आज ही वो पावन दिन है जब आपको उसकी तैयारी शुरू कर देनी। ऐसा कोई मतलब मुहूर्त होगा कि कि सारे सारे ग्रह एक दिशा में आ जाएंगे और फिर उस दिन तुम तैयारी शुरू करोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो तुमको अपनी तैयारी आज से, अभी से तुरंत शुरू कर देनी है। और जो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी जिस भी स्थिति में हो, इन चीज़ों को ध्यान रखो। अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसको और अच्छे से पढ़ो। अगर थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत में आप इस बारे में सोच रहे हो तो इसको आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़नी है, बिना ये सोचे इसका शॉर्टकट क्या होगा,
या इसका कितने नंबर का आएगा, वो आप एमसीक्यू लगाते रहो, लेकिन इसको लगाने से क्या फ़ायदा, डेरिवेशंस तो पूछा नहीं जाता। यू हैव टू डेवलप द मसल्स, यू हैव टू डेवलप द मसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जैसे आज की डेट में आप जाओ सूर्य कुमार यादव के पास कि भैया जो आप शॉट खेलते हो ना, ये हमें सिखा दो, खाली यही सिखा दो 3-4 शॉट, तो कहेगा ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आपने कर लिया। बट ये सेंस आपको कैसे आएगा, किस बॉल पर वो शॉट लगाना, ये सेंस सूर्य कुमार यादव नहीं सिखा सकते, कोई नहीं सिखा सकता। ये आपको समय के साथ डेवलप करना पड़ेगा। आपको ये तो सिखाया जा सकता है कि बल्ले को ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ और इस तरह से घुमा जाओ, लेकिन ये कौन बताएगा किस बॉल पर हमको वो बल्ला घुमा के वो शॉट लगाना, ये कौन दिखाएगा, ये विजडम आपको कौन देगा, कोई नहीं दे सकता। ये आपको डेवलप करना है। तो अगर वो आप क्रिकेटर को आज वो अगर बल्लेबाजी खेलते हुए देख रहे हो, तो इसका मतलब इसके पीछे उसकी 20 साल की अनुभव है, 10-12 साल की उम्र से बल्लेबाजी करते करते आज वो 30 साल का हो गया है। इतने सालों का अनुभव है जब वो इस बात को पिक कर लेते हैं किस बॉल पे हमें शॉट लगाना है। क्योंकि आप इतना खुद ही जानते हो कि हर बॉल पे अगर आप ऐसे आए बाएं करोगे तो या तो बोर्ड हो जाओगे, LWP हो जाओगे, कुछ भी रिटायर्ड हो जाते हो सकते हो। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो आप कहते हो सिर्फ, जो हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ शॉर्टकट बता दो, ट्रिक बता दो, हमें डेरिवेशन मत बताओ, खाली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दो, आप यू विल फाइंड योर सेल्फ नो वेयर, मतलब यू विल बी लॉस्ट। डेरिवेशन इज आर मोर इम्पॉर्टेंट, डीप डीप इनटू द थ्योरी, गोते लगाओ थ्योरी के अंदर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो चलिए फिर मुलाकात होती है आने वाले समय में। तब तक के लिए अपने दिमाग को और अच्छे से ब्रशअप करिए और अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करिए, हंसना सीखिए, खूब सारा एंजॉय करना सीखिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।